बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हो वार्तालाप। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस जैसा कि आप देखते हो, जानते हो कि हमारे देश में कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जैसे कि कोई त्योहार हो, और मनाना भी चाहिए। आखिरकार इतनी कुर्बानियों के बाद हमें ये आजादी मिली है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आजादी के 78 साल बाद भी क्या हमारे देश का 50% आबादी सच में आजाद है? 50% से मेरा मतलब है महिलाओं की आबादी। 50% महिलाओं की आबादी वाला हमारा देश वैसे तो आजाद है, लेकिन क्या यहाँ की महिलाएं उतना ही आजाद है जितना कि दावा किया जाता है? क्या यहाँ की महिलाएं रात में अकेले निकलने की आजादी का अनुभव कर पाती है? क्या हमारे देश में यहाँ के वर्क प्लेस पे महिलाएं उतना ही आजाद और सुरक्षित महसूस करती है जितना कि एक पुरुष? क्या आज के दिन स्वतंत्रता दिवस पे हमारे देश की महिलाएं कॉलेजेस में, स्कूलों में जाएंगी और घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या उनके माता पिता चिंतित नहीं होंगे? होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि हमारा देश उतना आजाद और उतना सुरक्षित है नहीं जितना कि बताया जाता है। तो वीडियो जरा लंबा हो जाएगा, लेकिन सारे मामलों को समझने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना के बारे में जो कि महिला सुरक्षा और महिला आजादी पे किए गए जितने भी दावे हैं सबको खंडित करता है और बताएगा कि सच में हमारे देश की महिलाएं कितना आजाद और कितना सुरक्षित है। 9 अगस्त के सुबह करीब 7 बजे कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक महिला का लाश मिलता है। वो महिला उसी कॉलेज में एज अ ट्रेनी डॉक्टर काम करती थी, जिसका लाश कई जख्मों के साथ अर्धनंगा पड़ा हुआ था। लाश देखने से साफ पता चल रहा था कि मामला रेप और मर्डर का है। फिर भी कलकत्ता पुलिस ने महिला के परिजनों को सुसाइड का केस बताया। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में। प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं ना तो पीड़िता का ना उसके परिजन का फोटो या नाम बता पाऊंगा, लेकिन मैं अपने तरफ से भरसक कोशिश करूंगा कि सारा जरूरी डिटेल आपको दे दी जाए। कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में देर रात महिला ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे का ड्यूटी करके 2 बजे डिनर करती है और डिनर करने के बाद बगल के एक हॉल में जा करके थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती है। और उसी सेमिनार हॉल में ये दिल दहला देने वाला हादसा होता है। महिला के शव के ऑटोप्सी रिपोर्ट किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया गया कि महिला के मुंह से, आंख से और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे इस दरिंदगी का छाप ना हो।
उंगली के नाखून से लेकर के गर्दन, पेट से लेकर के पैर तक जख्म मिले हैं। महिला के चेहरे पे स्क्रैचेस का निशान है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आवाज न निकले, पीड़िता चीखे ना, इसके लिए उसके चेहरे को दीवार पर रगड़ा गया है ताकि आवाज ना आए। महिला का चश्मा टूटा हुआ मिला, जिससे पता चलता है कि किस तरह से दरिंदगी उस इंसान पे हावी था, जिसकी वजह से महिला का यह हाल हो गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट को पढ़ करके यह मालूम होता है कि महिला ने भरसक प्रयास किया है खुद को बचाने के लिए। जितना वो लड़ सकती थी वो लड़ी, लेकिन आखिरकार उस दरिंदे ने महिला के गर्दन को इतना जोर से दबाया कि गर्दन के हड्डी के टूटने से पीड़िता का मौत हो जाती है। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूं, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। एक ब्लूटूथ की मदद से कलकत्ता पुलिस एक आरोपी को हिरासत में ले पाती है। आरोपी का नाम है संजय रॉय। चलिए बताते हैं कैसे। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर जो कि पुलिस का कई मामलों में मदद करता है, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और भी कई मामलों में। इंडिया टुडे के मुताबिक संजय को हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में संदेहास्पद रूप से सेमिनार हॉल के आसपास भटकते देखा गया और उसी दिन सुबह 5 बजे उसे हॉस्पिटल से निकलते भी देखा गया। बाद में कलकत्ता पुलिस जितने भी सस्पेक्ट्स थे सबको हॉस्पिटल में बुला करके उनका इंटरोगेट करते हैं। शॉ के पास से एक ब्लूटूथ भी मिला था। फोन का इंटरोगेशन के दौरान संजय का फोन उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, जो कि एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर काफी था संजय को अरेस्ट करने के लिए, और कलकत्ता पुलिस संजय को अरेस्ट कर लेता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आरोपी वायलेंट पॉर्न का आदी था। कुछ हफ्ते पहले एक महिला डॉक्टर के साथ भी छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी ने 4 शादियां की थी और चारों शादियां डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से टूट गया, जिसमें से एक महिला प्रेग्नेंट भी थी, जिसके साथ इस दरिंदे ने डोमेस्टिक वायलेंस किया था। लेकिन बात यह है कि शायद इन जैसों को दिल में डर ही नहीं होता है, न प्रशासन का, न सरकार का, न कानून व्यवस्था का। तभी तो इतना बड़ा कारनामा को, इतना बड़ा दरिंदगी करके वो इंसान आराम से घर जाता है, कपड़े धोता है, खुद का कपड़े धोता है और फिर आराम से सो जाता है। मतलब भागने तक का वो कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे कुछ होने नहीं जा रहा है। उसे पता था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, या उसे ऐसा लगता था कि उसका बहुत पहुंच है तो उसे बचा लिया जाएगा।
शायद उसने ऐसा पहले भी किया हो कुछ जिसमें वो बच गया हो, जिसकी वजह से सोचा इसमें भी बचेंगे। तो डर नहीं होता है, चाहे किसी भी पुराने केस को उठाकर देख लो, आरोपी के अंदर डर नहीं होता है। जैसा कि ये आरोपी भी है, ये भी, इसका एटीट्यूड भी वैसा ही है कि भाई जो करना है कर लो, जेल में डाल दो, लटका दो। मतलब डर नाम का चीज आरोपी के चेहरे में, एटीट्यूड में दिख नहीं रहा है। लेकिन इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स लोग शामिल हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये आउटरीच क्यों है? तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर संदीप घोष के बारे में। डॉक्टर संदीप घोष, द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के, ये आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, जो कि बाद में जाकर के रिजाइन करना पड़ा या किए। इनका कहना था कि इस लड़की को वहां जाने की क्या जरूरत थी, इस लड़की को वहां जाने की क्या जरूरत थी। मतलब एक पढ़ा लिखा, एक डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन में होने के बावजूद प्रिंसिपल ये बात करता है कि उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी। भाई वो आपके काम कर रहा था, आपके हॉस्पिटल में थी वो, और आप कह रहे हो कि उसको वहां जाने की क्या जरूरत थी। हालांकि इनको तो पहले प्रेशराइज किया गया कि रिजाइन करे। ही वॉज नॉट रेडी टू रिजाइन बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक की से वहां जाने की क्या जरूरत थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन बहुत प्रेशर के बाद इन्हें रिजाइन करना पड़ा। अब आउटरीच क्यों हुआ ये बताता हूं। आउटरीच इस मुद्दे पे हुआ कि वैसे इंसान को वैसे इंसान को रिजाइन किए 8 घंटा भी नहीं हुआ था और उसे किसी और बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। किसकी सरकार में? ममता दीदी के सरकार में। तो आउटरीच इस चीज का है, और स्टूडेंट नहीं सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है, आउटरीच तो बहुत चीजों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इस चीज के लिए भी आउटरीच है कि उस इंसान को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने फटकार लगाया उसे, या किसी तरह से उसे अपने पद से निष्कासित कर दिया गया। प्रोटेस्ट इसलिए भी हो रहा है कि लोगों का यह मानना है कि इस मामले को सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ममता बनर्जी सरकार के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, या इसे मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसके सबूतों को मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन बात यहां पे यह आता है कि आखिर वो संदिग्ध अपराधी का पहुंच कितना दूर है कि इस तरह का भी आरोप सरकार तक पे लग रहा। हालांकि क्योंकि वो पुलिस से किसी ना किसी तरह से जुड़ा था, और ये तक का कहा जा रहा है कि वो उस एरिया में थोड़ा उसे लोग जानते थे, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। ऐसे कि मान लिया किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो वो एडमिशन अरेंज कराता था, किसी तरह बेड अरेंज कराता था, उसके लिए वो मोटा पैसा लेता था। इनफैक्ट मतलब कि दलाली करता था उस एरिया में, जिसकी वजह से उसका बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे। तो मुझे नहीं मालूम है कि तर्क क्या है, लेकिन कुछ वजहों से इन लोगों का मानना है, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि केस को मिसलीड किया जा रहा है, जिसकी वजह से कलकत्ता पुलिस पे भरोसा नहीं रहा। तो हालांकि ममता बनर्जी एक्स पे जाकर के ट्वीट करती है और अल्टीमेटम देती है पुलिस को कि अगर मंडे तक केस को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो केस को दे दिया जाएगा सीबीआई को। हालांकि मंडे तक का इंतजार हाई कोर्ट ने नहीं किया और केस को हैंड ओवर कर दिया सीबीआई को। लेकिन इसके बावजूद भी उंगलियां उठ रही है राज्य सरकार पे, ममता बनर्जी पे, जबकि ममता बनर्जी पीड़िता के परिवार से जाकर मिली, बाहर निकलने के बाद लोगों से भी बातचीत की, और उन लोगों का डिमांड था कि डेथ पेनाल्टी हो, तो उसके लिए भी इन्होंने हामी भरा है। हालांकि इस पे बहुत राजनीति होगा या हो भी रहा है, लेकिन
फिर भी लोगों में एक अविश्वास का भावना है। और उसके अलावा प्रोटेस्टर्स का ये भी डिमांड है कि मेडिकल फील्ड के लिए एक अलग से अच्छा नियम कानून बनाया जाए, जिसके तहत डॉक्टर्स का सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और ये डिमांड कई हद तक वाजिब भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से 75% डॉक्टर कभी ना कभी एक फिजिकल वायलेंस का शिकार होता है। और मोस्टली ये पेशेंट या पेशेंट के फैमिली के द्वारा होता है, लेकिन होता है। तो फिलहाल इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सीबीआई को सही ढंग से जांच करके जो जितने भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और प्रॉपरली सजा मिले। ऐसा नहीं कि 6 महीना सजा काटने के बाद पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं, जैसा कि हाल ही में राम रहीम को 21 दिन का पैरोल मिल गया। मतलब 10 महीने में 7 पैरोल के बाद फिर ये पैरोल। तो आरोपी को डर कहां से रहेगा। तो मैं फिर उसी पॉइंट पे आ जाता हूं जहां से हमारी बात शुरू हुई थी, महिलाओं का सुरक्षा और महिलाओं की आजादी। तो जब तक इस 50% को सुरक्षा और आजादी नहीं मिल जाती, हमारे लिए आजादी इनकम्प्लीट है। आजादी के 77 साल बाद भी हमारे देश में, हमारे आजाद देश में आज भी हर दिन 85 लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, रेप होता है। जी हाँ, हर दिन 85 लड़कियों के साथ रेप होता है। इतने बड़े लेवल पे आउटरीच, इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देख करके हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब चीजें नॉर्मल होगी, अब रेप नहीं होगा, अब दुष्कर्म नहीं होगा, अब महिलाएं आजाद होंगी, अब महिलाएं निश्चिंत घूमेंगी। याद करिए 2012 में निर्भया कांड में भी कुछ ऐसा ही आउटरीच था, कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट था। सबको लगा कि लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को समझ में आने लगा है, लोगों के अंदर एक सहानुभूति आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह उसी से मिलती जुलती कई घटनाएं आपके सामने आती रही है, आज भी आ रही है, और पता नहीं कब तक आएगा।